हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक हो जाएगा मधुबनी चित्रकला। पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन यदि प्रश्न आपसे समग्र रूप से पूछे, है ना, कला को लेकर के, तो हम लोग मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम और उसके बाद हम लोग मधुबनी कला को भी ऐड कर सकते हैं, मंजूषा कला को ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग संपूर्ण रूप से कला को एक साथ दिखाएं तो ये समग्र रूप से जो कला के बारे में यदि प्रश्न पूछता है, डिवाइड अगर नहीं पूछता है ना, तो समग्र रूप से आप इसको भी ऐड करेंगे। अभी के समय में शॉर्ट्स में भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, है ना, मधुबनी चित्रकला को लेकर के। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि मधुबनी चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन करें। यदि प्रश्न ये पूछा जाए तो हम भूमिका में क्या लिखेंगे, क्या क्या होना चाहिए, ताकि हमें एकदम कंप्लीट जो आंसर है ना, इस कंप्लीट आंसर को हम लोग सही तरीके से पढ़ सकें। तो आज हम लोग मधुबनी चित्रकला या कहें तो मिथिला पेंटिंग, है ना, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले यदि हमको लिखना हो तो इसी तरह से हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे, मधुबनी चित्रकला का भूमिका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, प्रमुख चित्रकला को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड करके, है ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हो जाएगा भित्ति चित्र है और दूसरा हो जाएगा अरिपन। भित्ति चित्र को भी हम लोग दो भागों में बांट कर समझेंगे। पहला हो जाएगा गोसनी घर की सजावट और दूसरा हो जाता है कोहबर घर तथा उसके कोनिया की सजावट। हमें जो भी पॉइंट हमारे पास है ना, हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में लिखने की कोशिश करेंगे, जो हम आपको बताएंगे अभी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यदि हमें भूमिका लिखना हो मधुबनी चित्रकला का, तो भूमिका हमारा कैसा होना चाहिए। भूमिका में आप लोग अपने तरीके से भी चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मधुबनी चित्रकला को हम लोग बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपनी भूमिका में भी सुधार कर सकते हैं, और उसी तरह से हम लोग निष्कर्ष में भी सुधार करके वर्तमान संदर्भ में, है ना, जिसमें आप देखते होंगे अभी के समय में इस मिथिला पेंटिंग का बहुत ज़्यादा प्रश्रय देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग अगर वर्तमान में देखें तो जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने जब बजट पेश किया, है ना, तो बजट पेश करते समय में उन्होंने मिथिला जो कला है, मधुबनी जो चित्रकला है, उनके साड़ियों में वो चित्रांकन देखने को मिलता है ना। क्योंकि आप देखिएगा मधुबनी कला के संदर्भ में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हम लोग को प्रश्रय और ज़्यादा विकसित होते हुए दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग जापान की बात करें तो जापान में शशिकला देवी की पेंटिंग का प्रदर्शनी करवाया गया था। और इतना ही नहीं, तोका पेची नामक एक साइट है, वहाँ पर एक शहर है, सिटी है, वहाँ पर मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे परिचय क्या होगा, इसका भूमिका लिखना हो, इसका इंट्रोडक्शन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मधुबनी चित्रकला का इतिहास पुराना है, मगर इसे ख्याति हाल के दशकों में ही प्राप्त हुई है ना। यह एक लोक कला है जिसमें महिलाओं की ही भूमिका रही है। यानी कि मधुबनी पेंटिंग में आप देखते होंगे बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनका योगदान सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इसमें महिला की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में कुछ पुरुष भी हैं जो इस चित्रकला में संलिप्त हुए हैं, लेकिन अक्सर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा 99% अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं का ही सबसे ज़्यादा योगदान है। तो यहाँ पर कहता है कि जिससे महिलाओं का ही भूमिका रही है और मिथिला पेंटिंग मिथिला वासियों के जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या समझना है। तो जैसे में हम लोग ये बात कर रहे थे, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे निम्न प्रकार से क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि इसको दो भागों में बांट करके समझना है। तो पहला हो जाएगा, है ना, पहला हो जाएगा भित्ति चित्र। पहला भित्ति चित्र हो जाता है।
और भित्ति चित्र को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड करके समझने की कोशिश की। पहला भाग हो जाएगा हम लोग का गोसनी घर की सजावट, है ना। क्या है तो गोसनी, है ना, गोसनी घर की सजावट। गोसनी घर की सजावट, ये एक पॉइंट दे करके आप इसके बारे में कोशिश करिएगा डिटेल्स में लिखने का। पहले हम लोग समझ जाते हैं, बाद में तो आप लिख ही लीजिएगा। तो गोसनी घर की जो सजावट है, इस सजावट में सबसे ज़्यादा जो महत्व है, यानी कि गोसनी घर, गोसनी कहने का मतलब है कि जो घर है उसमें भगवान की, है ना, तस्वीरें लगाई गई। और विशेष महत्व जो है हमारा गोसनी घर की, यह धार्मिक महत्व को प्रदर्शित करता है। यानी कि गोसनी घर की जो सजावट है यह धार्मिक, है ना, विश्वासों से प्रेरित होकर के ही बनाया जाता था। तो सबसे पहली बात क्या है, धार्मिक, है ना, धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर, धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर, है ना, प्रेरित होकर इसको बनाए जाते थे। यानी कि गोसनी घर का जो महत्व है यह धार्मिक हो जाता है ना। जैसे में हम लोग गोसनी घर की सजावट जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कलाकारों के द्वारा, है ना, शिव पार्वती का चित्रांकन यहाँ पर मिलेगा। जैसे शिव पार्वती हो जाती हैं, है ना, शिव पार्वती का चित्र मिलेगा, शिव पार्वती का, राधा कृष्ण का यहाँ पर चित्र मिलेगा। इतना ही नहीं, आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिएगा सीता और राम के, है ना, सीता और राम साथ में ही उनको प्रदर्शित किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है ना। किसका, सीता और राम का, सीता और राम का भी चित्र यहाँ पर बनाया जाता है। इतना ही नहीं, विष्णु और लक्ष्मी का भी, है ना, विष्णु, ये सब नाम याद रखिएगा, विष्णु और लक्ष्मी का भी चित्र बनाया जाता था। ठीक है, दुर्गा काली का भी चित्र बनाया जाता था, है ना। और यहाँ पे जो सरस्वती जी हैं, है ना, सरस्वती माता, उनका भी चित्र यहाँ पर बनाए जाते थे। यानी कि विष्णु लक्ष्मी के बाद यहाँ पर देखते हैं तो दुर्गा काली का भी चित्र मिलता है। और यहाँ पे सरस्वती जो हैं, सरस्वती, इनका भी चित्र हमें यहाँ पर दिखाई देता है। किसमें, तो जब भित्ति चित्र को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला हो जाएगा गोसनी घर की सजावट, पहला हो जाता है गोसनी घर की सजावट, और दूसरा हो जाएगा कोहबर घर तथा उसके कोनिया की सजावट। तो यह सबसे पहले हम लोग गोसनी घर की सजावट में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह गोसनी घर की जो सजावट होती थी, है ना, यह धार्मिक विश्वासों से प्रेरित होकर ही बनाए जाते थे, जिसमें, है ना, जिसमें शिव पार्वती का चित्र, राधा कृष्ण का चित्र, है ना, और सीता और राम का चित्र, विष्णु लक्ष्मी का चित्र, दुर्गा काली का चित्र और सरस्वती आदि का चित्र का चित्रांकन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोहबर घर, जो दूसरा पॉइंट हमको देना है यहाँ पर, है ना, कोहबर घर की, कोहबर घर तथा, आप लोग जानते होंगे कोहबर घर तथा, है ना, उसके कोनिया की सजावट, उसके, है ना, कोनिया की सजावट जो लोग शहर से होंगे शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें, जब शादी विवाह होता है ना, तो शादी विवाह के समय में एक, मतलब नेग कहें, एक रीति कहें, एक परंपरा कहें, तो कुछ देर के लिए दुल्हा और दुल्हन को उस घर में रखा जाता था। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए उनका एक परंपरा है, एक नेग होता है कहें तो, है ना। और ये कोहबर घर जो है ये बड़ा ही, मतलब फंटास्टिक तरीके से ये बनाए गए थे। जैसे हम लोग बात करें तो कोहबर घर में, जो कोहबर घर की जो सजावट की जाती थी, वह सजावट यहाँ पर देखिएगा मंगल सूचक का महत्व तो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे आप देखते हैं किसी भी ज़्यादातर जो उत्सव होते थे, जैसे शादी विवाह के समय में, यहाँ पर ये जो शादी विवाह के समय होता था, यहाँ पर मंगल सूचक, है ना, मंगल सूचक इसकी विशेषता हो जाती थी।
शादी विवाह के समय में। और यहाँ पे जो चित्र बनाए जाते थे, यानी कि कोहबर घर में आप देखिएगा चित्र जो बनाए जाते थे, उस चित्र में कामदेव का चित्र होता था, है ना, कामदेव का चित्र होता था। रति के चित्र बनाए जाते थे, जैसे कामुकता ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे में इस चित्र में अगर हम लोग देखें तो देखिएगा स्त्री पुरुष के जनन अंगों का भी चित्रांकन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि स्त्री है ना, पुरुष के जनन अंगों का भी चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके पीछे अगर हम लोग बात करें तो जो वास्तविकता दिखाने की कोशिश किया गया है इस चित्र में, है ना, यानी कि जो भी चित्र दिखाई हमें देता था, इससे हमें आभास होता था कि सब कुछ एकदम सच है, सटीक है ना, एकदम वास्तविकता को प्रदर्शित करने की यह सबसे बढ़िया ये कला है। और चित्रकारों के द्वारा इसमें वास्तविकता की पूट भरी जाती है यहाँ पर। तो कोहबर घर में, है ना, आप देखते होंगे कि कामदेव, रति और स्त्री पुरुष के जनन अंगों का ही चित्रांकन हमें यहाँ पर मिलता है। इतना ही नहीं, जैसे में कुछ चित्र बनाए जाते थे जिसका अपना अलग महत्व था। जैसे में हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बांस का चित्र बनाए जाते थे, बांस का, है ना। तो बांस का जो चित्र है इसका अपना एक अलग महत्व है। इसका मतलब है वंश वृद्धि का प्रतीक होता था यार, वंश वृद्धि का प्रतीक था यार बांस। उसके बाद आप चित्र में देखते होंगे तोता जो है यह ज्ञान और प्रेम का प्रतीक हो जाता था, ज्ञान, है ना, और प्रेम का यह प्रतीक हो जाता था। कौन सा? तोता। जैसे घोड़ा हाथी का भी चित्र बनाए जाते थे, तो घोड़ा हाथी का, है ना, घोड़ा और हाथी का जो प्रतीक है यह ऐश्वर्य का प्रतीक हो जाता था, है ना, यह ऐश्वर्य का प्रतीक हो जाता था। सबका महत्व था अपना अपना, सबका मतलब था अलग अलग। जैसे सूर्य और चंद्रमा का भी चित्र बनाया जाता था, तो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का भी आशय है। सूर्य और चंद्रमा का जो आशय है दीर्घ जीवन का प्रतीक होता था, यानी कि दीर्घायु, जो लंबी उम्र जो होती है उसी का यह प्रतीक होता है सूर्य और कौन सा? चंद्रमा। यानी कि यहाँ पे दीर्घ जीवन का, है ना, दीर्घ जीवन का प्रतीक होता था, दीर्घ जीवन का यह प्रतीक होता था। इतना ही नहीं, जैसे हंस और मयूर का भी आप देखते होंगे जब मैथिली वगैरह में आप जाइएगा शादी विवाह में। इतना ही नहीं, इस मिथिला कला को पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी इसका विस्तार और विकास हमें दिखाई देता है। जैसे आप देखिए, आप बिहार के जितने भी हैं, है ना, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें या बहुत ऐसे मेला भी लगते हैं जिसमें मिथिला कला को सबसे ज़्यादा विकसित और डेवलप करने की वहाँ पर, है ना, तरजीह दी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य और चंद्रमा का जो प्रतीक है दीर्घ जीवन का प्रतीक होता था। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग हंस और मयूर की बात करें तो हंस और मयूर का जो चित्र बनाए जाते थे इसका मतलब ये है कि सुख और शांति का यह प्रतीक होता था, है ना, यह सुख और ये शांति का, है ना, शांति का प्रतीक होता था। तो ये सारे चित्र आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि कोहबर घर का। और जो कोनिया जो घर है, जो चारों कोना में दर्शाया जाता है इस सब चीज़ को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इसकी पेंटिंग होती थी, जब इसका चित्रकारी होता था, तो ये भी चीज़ें समझ लीजिए, यानी कि ये चित्र महिलाओं के द्वारा बनाए जाते थे। तो ये चित्र है दो तरीके से बनते थे, है ना। सबसे पहले महिलाएं अपनी उंगलियों के माध्यम से इस चित्रकारी को, है ना, अंजाम देती थी। नहीं तो बांस का जो कूची होता है ना, बांस के कूची का उपयोग किया जाता था, है ना, बांस के कूची का, है ना, कूची का इसमें उपयोग किया जाता था, है ना। जैसे मानते हैं कि बांस का कोई कटिंग करके और उसको कूच वूच करके उसी से पेंटिंग बनाए जाते थे, है ना।
तो यानी कि कुछ महिलाएं अपने हाथों से, उंगलियों से ही इसका इस्तेमाल करके बनाती थी, और कुछ महिलाएं हैं, है ना, यानी कि दोनों से ये लोग इस्तेमाल करते थे। बांस के कुची बनाकर भी इसका चित्रकारी किया जाता था। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर रंग की बात करें, तो रंग यहाँ पे जो इस्तेमाल होते थे वह रंग कोई, है ना, मार्केट से खरीदा हुआ नहीं था। यहाँ पे वनस्पति के द्वारा ही बनाए गए रंगों का प्रयोग किया जाता था। रंग में हम लोग देखते हैं तो वनस्पति के, है ना, वनस्पति से रंग तैयार किए जाते थे। जैसे में अगर हम लोग पीला रंग की बात करें तो यह पीला रंग जो है, पीला रंग हल्दी से ये लोग तैयार करते थे, है ना। पीला रंग जो है यह हल्दी से तैयार करते थे। इतना ही नहीं, गेंदा का जो फूल है, कटैया का जो छाल है, इससे भी ये लोग पीला रंग को डेवलप करते थे। यानी कि गेंदा फूल है जो पीला कलर का, है ना, तो गेंदा फूल से भी ये लोग पीला कलर का, है ना, ये लोग इस्तेमाल कर लेते थे। इतना ही नहीं, जैसे लाल कलर की अगर बात किया जाए तो ये लोग लाल कलर का जो प्रयोग करते थे वह चुकंदर और गाजर जो हम लोग खाते हैं, चुकंदर और गाजर, वहाँ से ये लोग इस्तेमाल करते थे। यानी कि चुकंदर, है ना, चुकंदर और गाजर से इस कलर को डेवलप किया जाता था, है ना। इतना ही नहीं, जैसे पीपल का जो जड़ होता है उस जड़ से भी ये लाल रंग को ये लोग निकाल लेते थे, है ना। इतना ही नहीं, जैसे में यहाँ पर देखिए, अगर ये लोग नीला रंग अगर इन लोगों को बनाना होता था, नीला रंग, तो ये नीला रंग ये लोग, यानी कि कचनार का जो फूल होता है, कचनार का, है ना, ये सब लिखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। कचनार का फूल, है ना, और जामुन से ये लोग नीला रंग बना लेते थे, है ना। और जैसे सफ़ेद रंग की अगर बात करें तो ये जो कलाकार होते हैं, ये सफ़ेद रंग, है ना, चूना से नहीं तो शंख का जो चूर्ण होता है उसी से ये लोग वाइट कलर, उजला कलर ये लोग बना लेते थे, है ना। चूना नहीं तो शंख का, है ना, शंख का चूर्ण होता था, इसी से ये लोग ये डेवलप कर लेते थे, है ना। तो इतना अगर आप लिखते हैं भित्ति चित्र में, तो भित्ति चित्र में हमारा ये हो जाता है ना। सबसे पहला हो जाएगा जो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ रहे थे, है ना। जैसे में हम लोगों ने दो भागों में बांट के देखा, ठीक है। तो भित्ति चित्र में हम लोगों ने गोसनी घर की सजावट और हम लोगों ने देखा कोहबर घर तथा उसकी कोनिया की सजावट, ठीक है। इसके बाद हम लोग अरिपन देखेंगे। तो हम लोग अलग अलग डिवाइड करके उसके बारे में अगर व्याख्या करते हैं, कुछ बिंदुओं पे अगर फोकस करेंगे और सटीक तरीके से, है ना, बाकी आप पैराग्राफ पे चीज़ों को लिख लीजिएगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को एक कड़ी से दूसरे कड़ी में, है ना, जोड़ने की कोशिश करिएगा। और तारतम्यता आपके शब्दों में होनी चाहिए और शब्दों को बहुत ही सही तरीके से उपयोग करना सीखिएगा। प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अरिपन के बारे में लिखेंगे, है ना, अरिपन के बारे में। तो यहाँ पे अरिपन देखिए, अरिपन जो है, अरिपन ये शुभ अवसर पे बनाए जाते थे। अरिपन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, शुभ अवसर पे कोई भी हो सकता है, जैसे शादी विवाह का समय हो या कोई भी शुभ अवसर हो, है ना। जैसे मानते हैं कि अगर मैरिज एनिवर्सरी भी मनाते हैं, बर्थडे भी मनाते हैं, कोई भी ऐसा शुभ घड़ी हो, शुभ दिन हो, उस समय अरिपन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। यानी कि शुभ अवसर पर, इसको लिख लीजिए, शुभ अवसर पर इसे बनाए जाते थे, इसे बनाए जाते थे, है ना, बनाए जाते हैं, ठीक है, शुभ अवसर पर ही। जैसे हम लोग देखें, अगर शुभ अवसर पर ये जो अरिपन के द्वारा जो चित्रकारी होते थे, इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो धार्मिक भावना अंतर्निहित थी। इसमें धार्मिक भावना जो है ना, धार्मिक भावना इसमें अंतर्निहित है ना, अंतर्निहित है धार्मिक भावना, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं जब भी शादी विवाह या कुछ ऐसा शुभ दिन होता है ना, जब हम लोग उत्सव में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हमारा धार्मिक विश्वास होता है। क्योंकि ऐसा हम लोग का मानना है कि अगर धर्म पे ज़्यादा फोकस किया जाए
सही तरीके से हो तो ऊपर वाले भगवान के द्वारा हमारा जो शुभ जो काम हो रहा है ना, इसमें कोई बाधा नहीं आएगा। इसीलिए जब भी हम लोग शुभ अवसर पर इसे बनाते हैं तो इसका महत्व जो है, ये जो भावना होती है, यह धार्मिक भावना से ही प्रेरित होकर के यह चित्रकारी जो है ये किए जाते थे। जैसे हम लोग अगर बात करें तो महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा योगदान देती थी। और यहाँ पर देखिए तो इसका जो चित्र है, इसके जो चित्र जाते थे, चित्र जो बनाए जाते थे, खास करके दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे चावल के पानी का जो घोल है इसका इस्तेमाल किया जाता था, और सिंदूर को घोल करके, पानी में सिंदूर को घोल करके, है ना, इससे ये लोग अरिपन बनाते थे, चित्रकारी करते थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, याद रखिएगा, है ना। यानी कि चावल के घोल से है ना, पीसे हुए, जैसे चावल के पीसे हुए और इसमें पानी डाल लीजिए, जो घोल बन जाते हैं, है ना। आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही शानदार लगेगा। मैथिली कला वो पूरा उसमें दिखाया गया है कि कैसे उसको तैयार करते हैं, है ना। वही चीज़ को हम लोग को लिखना है, वही चीज़ें लिखिए एकदम, जो एकदम सटीक हो। तो चावल के जो घोल होते थे, यानी कि उसके पानी से, क्योंकि उसमें व्हाइट कलर पूरा चावल का मिक्सिंग दिखता था, तो उससे ये लोग चित्रकारी करते थे। और इतना ही नहीं, ये सिंदूर का जो घोल है ना, सिंदूर के घोल से ये लोग चित्रकारी करते थे। इतना ही नहीं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसको महिलाएं अपने उंगलियों से ही बनाती है ना। आप देखिएगा बड़ी सुंदर तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से वो लोग चावल के पानी के घोल से और सिंदूर के घोल से ये चित्रकारी करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अरिपन का, है ना, जो विभाजन, यानी कि 5 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। 5 तरीके की ये चित्रकारी आपको दिखाई देगा। जैसे में हम लोग बात करें तो 5 तरह का कौन सा चित्रकारी है, यानी कि हमें ये 5 श्रेणियों में विभाजित कर, है ना, ये भी देख लीजिए, 5 श्रेणियों में विभाजित कर इसे बनाया जाता है। में विभाजित कर, है ना, विभाजित कर इसे बनाया जाता है, ठीक है। अगर ये सारा चीज़ लिखिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आपको देगा ये सब चीज़ें। 5 श्रेणियों में क्या है, तो पहला श्रेणी देखिएगा, मनुष्य और पक्षी और पक्षियों को दर्शाया इसमें जाता है ना। यानी कि मनुष्य, है ना, और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र हो जाते हैं। पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र हो जाते हैं, ठीक है, दर्शाने वाले ये चित्र हो जाते हैं। दूसरा जो हमारा श्रेणी है वह दूसरा हो जाता है, जैसे आप देखिएगा फूल, पेड़ और फल का भी चित्र आपको दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा, यानी कि फूल, है ना, फूल हो जाएगा, और पेड़ का चित्र बनाए जाते थे। और यहाँ पर देखिएगा फल के भी, है ना, फल का भी चित्र आपको यहाँ पर, फल के चित्र भी यहाँ पर बनाए जाते थे। उसके बाद हम तीसरा जो श्रेणी यहाँ पर देखेंगे, ये तंत्रवादी प्रतीकों का भी यहाँ पर, यानी कि तंत्रवादी जोधा, मतलब जादू टोना टाइप से जो चित्रकारी किए जाते थे, उस श्रेणियों की हम लोग बात करें। तंत्रवादी, है ना, प्रतीकों पर आधारित होता था, प्रतीकों पर आधारित होता था, यह चित्र आधारित होता था। उसके बाद जो चौथा हम लोग देखते हैं, इसमें देवी देवताओं का चित्र उकेरा जाता था। इसमें देवी देवताओं का जो चित्र है ना, देवी देवताओं का चित्र भी इसमें उकेरा जाता था। और पांचवा जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, यह पांचवा हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह, है ना। ये स्वास्तिक चिन्ह भी यहाँ पर बनाए जाते थे। जैसे आप देखते होंगे घर के आंगन में रंगोली जिस तरह से होता है ना, रंगोली की तरह, या तो चौखट पे आप देखते होंगे, चौखट पर आरिपन बनाए जाते थे। और इसमें 100% महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान होता था। महिलाएं ही इसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, क्रिएट करती थी। और इसमें वो लोग इस्तेमाल करते थे, चावल के पानी का जो घोल है उसका इस्तेमाल वो लोग करते थे, है ना। और ये जो सिंदूर का घोल है
इसका इस्तेमाल करके इस चित्रकारी को अंजाम दिया जाता था। जैसे इतना ही नहीं, इसमें हम लोग देखेंगे तो जो 5 श्रेणियां हैं, इस 5 श्रेणियों में ही अरिपन बनाए गए हैं। जैसे मनुष्य और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र हो जाते हैं, जिसमें फूल पेड़ फल के चित्र भी मिलेंगे, और तंत्रवादी प्रतीकों पर आधारित चित्र मिलेंगे, और देवी देवताओं का भी चित्र है, और 5वां ये हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह हो जाते हैं यहाँ पे। और ये जो जितने भी चित्र हम लोग बनाए देखते हैं, यह धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर के ये चित्र बनाए जाते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी योगदान सबसे ज़्यादा है। तो पूछा जा सकता है कि मधुबनी चित्रकला में कलाकारों का नाम बताइए। जो महिला कलाकार हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की है, उन महिलाओं का नाम भी दीजिए। जैसे में कलाकार की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो कलाकार में नाम याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। जैसे जगदम्बा देवी हो जाती है ना, जगदम्बा देवी हो जाती हैं, जगदम्बा देवी। उसके बाद हम लोग दूसरा नाम है वह सीता देवी हो जाती हैं, है ना। सीता देवी के बाद गंगा देवी हो जाती है, गंगा देवी हो जाती हैं। उसके बाद कौशल्या देवी हो जाती हैं, है ना, कौशल्या देवी हो जाती हैं। ठीक है। अन्य नामें भी देख सकते हैं, जैसे अन्य नामें भी आप देखिए, जैसे भगवती देवी हो जाती हैं, भगवती देवी हो जाती हैं। उसके बाद मोना देवी भी हो जाती हैं, मोना देवी, है ना, मोना देवी भी हो जाएंगी। एक और नाम है चंद्रकला देवी, चंद्र कला देवी हो जाती हैं। और एक और नाम है जिनका नाम है महासुंदरी देवी। इन सारे नाम को याद रखिएगा, है ना, महासुंदरी देवी हो जाती हैं। और ये सारे लोग हैं मिथिला कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं, है ना। यहाँ पर मिथिला कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। कलाकार के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, और पूछा जा सकता है कि यह कला का क्षेत्र कहाँ पर था, यानी कि कला का केंद्र कहाँ पर था। तो कला का केंद्र भी देख लीजिए। यह कला का जो केंद्र है ना, यह केंद्र हो जाएगा आपका कहाँ पे, मधुबनी, मधुबनी हो जाएगा, है ना। सिमरी हो जाता है, सिमरी, यह क्षेत्र है वहाँ पे, सिमरी। और एक चीज़ और भी है, लहेरिया सराय, आप लोग जानते होंगे, लहेरिया, है ना, सराय हो जाता है, लहेरिया सराय। उसके बाद जितवारपुर, है ना, जितवारपुर नाम है, जितवारपुर नाम है। जितवारपुर में भी यह कला बहुत ज़्यादा फला फूला। और एक नाम और भी है भवानीपुर, भवानीपुर, यानी कि मधुबनी, सिमरी, लहेरिया सराय, जितवारपुर और भवानीपुर यह केंद्र हो जाता है मधुबनी कला का, मधुबनी कला का यह केंद्र हो जाता है। ठीक है। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये मधुबनी कला का जो प्रदर्शनी है, यानी कि मधुबनी कला का जो प्रदर्शनी है, यह प्रदर्शनी कई देश में किए जा रहे हैं। जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो देखिएगा, जैसे में शशिकला देवी की, जैसे में शशिकला देवी की जो पेंटिंग का जो प्रदर्शनी है, वह जापान में करवाया गया, है ना, वह जापान में किया गया। यहाँ पर प्रदर्शनी लगवाई गई शशिकला देवी की पेंटिंग का, है ना, जापान में प्रदर्शनी लगवाया गया, यहाँ पर प्रदर्शनी लगवाया गया। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यह प्रसिद्धि भी मिला। इतना ही नहीं, जापान में एक जगह है जिसका नाम है तोकामाची सिटी, जिसका नाम है तोका, है ना, माची सिटी नाम है। और इसी तोकामाची सिटी में ही मिथिला पेंटिंग संग्रहालय बनाया गया, है ना, मिथिला पेंटिंग संग्रहालय बनाया गया। और आजकल आप देखते होंगे, इतना ही नहीं है, बड़ी शौकीन जो महिलाएं हैं, है ना, जो शौकीन बहुत महिलाएं हैं, जो पैसे वाली हैं, जो काफ़ी अमीर हैं, उन लोग अपने साड़ियों में इस मधुबनी चित्रकला को, है ना, दर्शवाती हैं, अंकित करवाती हैं। सलवार कमीज में भी आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, जब हमारे भारत के वित्त मंत्री के द्वारा
जब बजट पेश किया जा रहा था तो वो बजट जब पेश कर रही थी तो उन्होंने मिथिला कला के संदर्भ में जो चित्रकारी किया गया था वही वह साड़ी पहन करके उन्होंने बजट को पेश किया। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़्यादातर दिखाने की कोशिश किया जा रहा है ना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, है ना। अब हमारा जो पूरा डिटेल्स में जो हम लोगों ने लिखा इसको, ठीक है, यानी कि अब ये पूरा हो गया, आपका एकदम कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग इस तरीके से सारा को मतलब पॉइंट बाय पॉइंट या पैराग्राफ में भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा मधुबनी चित्रकला को। इसी तरीके से लिखिएगा जिस तरीके से हमने आपको बताया है। सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे और भूमिका लिखने के बाद इसमें प्रमुख जो चित्रकला है, प्रमुख चित्रकला को हम लोग दो भागों में बांट करके समझा। भित्ति चित्र हो जाएगा, आरिपन हो जाता है, और भित्ति चित्र को भी दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया। एक गोसनी घर की सजावट है, दूसरा कोबर घर तथा उसके कोनिया की सजावट है ना। और उसके बाद लास्ट में हम लोग अरिपन करेंगे और अरिपन करने के बाद हम लोग, है ना, निष्कर्ष देंगे। और निष्कर्ष देने के बाद हमारा बिल्कुल एकदम बढ़िया आंसर हो जाता है ना। तो इस तरह से कोशिश करिएगा लिखने का। जैसे ये हम लोगों ने परिचय किया, उसके बाद में हम लोगों ने पूरा इसको डिटेल्स में करने की कोशिश की, ठीक है, ये पूरे डिटेल्स में करने की कोशिश की, है ना। चलिए, नाम भी बताया और यहाँ पे हम लोग करंट से भी, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने करंट से भी इसको ऐड किया, है ना, इसको करंट से भी हम लोगों ने ऐड किया। अब निष्कर्ष में आप दिखा सकते हैं अपने तरीके से, आप चाहें तो इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।